चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 2। ठीक है, मैंने नंबर 19 से दे दिया, चलो कोई बात नहीं। ब्लॉक 2 स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 2 में भी आपके पास 4 चैप्टर्स हैं। ठीक है, पहला चैप्टर थ्योरी है कि क्या पढ़ने वाले हैं आगे हम लोग। उसके बाद बाकी 3 चैप्टर में तो पूरा प्रैक्टिकल भरा हुआ है, प्रोग्रामिंग है पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। यहाँ चैप्टर का नाम ही नहीं लिखा है हमने, देखिए। पहले चैप्टर का नाम यानी पहले यूनिट का नाम है आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये है इसका नाम। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है? देखिए, हम क्या करते हैं, हम लोग ना वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू पे जाते हैं थोड़ा सा। जब हम वेबसाइट बनाना सीखते हैं तो वेबसाइट ना 2 चीजों से बनती है। जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, अभी आप बनाएंगे आगे 6 सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट देना है ना, तो आपको खुद बनानी पड़ेगी वेबसाइट। उस पे वेबसाइट यानी प्रोजेक्ट के तौर पे जब आप देंगे, तो वेबसाइट के लिए ना आपको 2 चीजों से डील करना पड़ेगा। एक तो होता है क्लाइंट साइड और दूसरा होता है सर्वर साइड। 2 चीजें होती हैं। क्लाइंट साइड को हम लोग ना एक्चुअली बोलते हैं फ्रंट एंड भी बोलते हैं, और उसी सेंस में सर्वर साइड को हम लोग बैक एंड भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं क्लाइंट साइड को, बोलते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक यहाँ लगता है, और यहाँ लगता है बना यहाँ पर बिजनेस लॉजिक इसको बोलते हैं। मतलब जब आप वेबसाइट बनाते हैं या वेबसाइट को चलाते, आप यूजर हैं, अभी तक तो चलाई होगी, बनाएगी तो ठीक है। अभी आप वेबसाइट आपने चलाई है, कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, तो वो वेबसाइट कैसी है, दिखने में कैसी है, कोई इमेज पे आप क्लिक करते हैं वो कैसे जूम हो रही है, या सिर्फ कर्सर रखने पे, होवर करने पर वो चीज जूम हो जा रही है आपकी। ये छोटी छोटी चीजें, मतलब यूजर को वेबसाइट अट्रैक्टिव लगे, यूजर उससे इंटरेक्ट करे और उस वेबसाइट को, क्योंकि जिस वेबसाइट को ज्यादा हिट मिलेंगे उतना वो वेबसाइट उतना पैसा कमाएगी, यानी वो कंपनी उतना पैसा कमाएगी। ठीक है ना। तो उस चीज को बोलते हैं हम लोग क्लाइंट साइड या प्रेजेंटेशन लॉजिक। तो इसके लिए हम लोगों को आना चाहिए क्या क्या? हम लोगों को HTML आना चाहिए, बेस है HTML, है ना। HTML तो बेस खड़ा करता है। उसके बाद CSS हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, एजेक्स का टेक्निक लगाना आना चाहिए, जे क्वेरी है एक नई टेक्निक, ये आना चाहिए। जेसन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, जे क्वेरी है वो भी आपका जो है जावास्क्रिप्ट क्वेरी होती है, एक्चुअली जावास्क्रिप्ट होता है। एजेक्स में भी जावास्क्रिप्ट होता है, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए चीज करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोगों को वेबसाइट बनानी है और उसका फ्रंट एंड तैयार करना है या उसका प्रेजेंटेशन लॉजिक तैयार करना है, तो हम लोगों को इतना सब पे काम आना चाहिए, तो हमारा ये चीजें बन जाती है। उसके बाद जब हम बिजनेस लॉजिक की बात करें, तो बिजनेस लॉजिक के पीछे क्या चल रहा है वेबसाइट के, जैसे डेटाबेस में डेटा जा रहा है कि नहीं, सेशन ट्रैक हो रहा है कि नहीं उसका, और सेशन कैसे ट्रैक करना है, यूजर का डेटा कहाँ स्टोर करना है, वो ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें कौन सा पेमेंट गेटवे लगाना है। ये सारी चीजें जो बिहाइंड द सीन चल रही है, जो जिसे नॉर्मल यूजर नहीं देख रहा है लेकिन स्टिल वो काम कर रहा है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस लॉजिक या सर्वर साइड उसको बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए? हम लोगों को JSP आना चाहिए, यानी जावा सर्वर पेजेस इसको बोलते हैं, या फिर PHP आना चाहिए, यानी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है, या फिर हमारे पास ASP आना चाहिए, एक्टिव सर्वर पेजेस। ये प्रोग्रामिंग होती है, एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो 3 में से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए हम लोगों को, एक पे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। यानी कि क्लाइंट साइड पे जब हम काम करते हैं तो ऊपर की सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, HTML CSS JS सारी चीजें आनी चाहिए। और जे क्वेरी और जेसन तो नई टेक्निक थी, आपके कोर्स लिखने के बाद आया, तो आपके कोर्स में नहीं लिखा गया है वो सारा चीज, बट होता है। जे क्वेरी में क्या है, लाइब्रेरी पहले से बनी हुई है, आपको बस उसको खोलना होता है। मतलब जे क्वेरी से होता है कि इमेजेस बनी हुई है, जे क्वेरी से ना लुक ऐसा आता है, इमेजेस बनी हुई है बहुत सारी,
यहाँ पर छोटी छोटी इमेजेस बनी हुई है और आप स्लाइड करते जा रहे हैं, ये अपने आप ही सारी इमेजेस, मान लीजिए स्क्रीन आपकी इतनी बड़ी, जैसे टीवी में नहीं आता है, टीवी में आप मान लीजिए अगर इंटरनेट टीवी है, आप उसे इंटरनेट देख रहे हैं, सारे एप्स दिखाई देंगे, जैसे प्राइम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नेटफ्लिक्स दिखाई दे रहा है, हॉटस्टार दिखाई दे रहा है आपको। इस तरीके से करते हुए बहुत सारे एप्स ना यहीं पे लगे हुए होते हैं, फिर आप ड्रैग करते हैं, फिर ये इधर भाग जाता है, बाकी और नए एप्स यहाँ पर ऐड होते हैं। नोटिस किया कभी ऐसा? देखा होगा आप लोगों ने। यस मैम किया है ना टीवी, वो जेक्वेरी, वो जेक्वेरी की कोडिंग है वो एक्चुअली। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, वेबसाइट पे भी ऐसे ही होता है, इमेजेस लगा दी जाती है और स्लाइड करते जाइए, लेफ्ट में या राइट में, इस साइड ही ज्यादा लोग स्लाइड करते हैं, क्योंकि ये क्या राइट से लेफ्ट ही जाते हैं ज्यादातर। फिर उसके बाद यहाँ और इमेजेस आपको दिखने लगती है, तो ऐसे टीवी में ना और एप्स दिखने लगते हैं यहाँ पर, और फिर उस पर जिस ऐप पे आप क्लिक करोगे वो यहाँ स्क्रीन बड़ा होकर दिखाई देने लगता है, ऐसे कुछ है ना। जब वो बड़ा होकर दिखाने, आपको उसको ऑन करना है या उसको ओपन करना है, आपको उसको ओपन कर लेते हैं। लेकिन ये जो लुक आपका दिखाई दे रहा है वो जो जेक्वेरी से आता है। तो ये लाइब्रेरी वगैरह पहले से सेट होती है इनकी जेक्वेरी की, बस वो लाइब्रेरी लोड करनी होती है आपको अपने कोडिंग के अंदर। ठीक है, इसकी कोडिंग मतलब पहले से लिखी गई है जेक्वेरी की, आपको सिर्फ उसको लोड करना होता है। तो ये होता है अभी जेक्वेरी, सिंपल चीज है। तो ये है भाई लुक एंड फील, अगर मुझे तैयार करना है तो मुझे ये सब आना चाहिए। और उसके बाद अगर मुझे बिजनेस लॉजिक की बात करनी है, यानी कि अगर बैकएंड पे क्या करना है, तो या तो जावा आना चाहिए क्योंकि जावा पे बन रही है वेबसाइट, या पीएचपी आना चाहिए, पीएचपी अपनी एक लैंग्वेज है, या एएसपी आना चाहिए। एएसपी में सी हैश लैंग्वेज यूज होती है, सी शार्प इसको बोलते हैं, ऐसे हैश का साइन बना देते हैं और सी शार्प इसको बोलते हैं। तो इन तीनों में से एक लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, ये होता है भाई हमारा वेबसाइट बनाने का तरीका। ठीक है, आगे समझ में? फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को एक्चुअली यही पढ़ना है, यही सारा थ्योरी पढ़ना है कि हम लोग और क्या पढ़ेंगे इसमें। हम लोग HTTP हो गया, क्योंकि HTTP बहुत मेन रोल प्ले कर रहा है, क्लाइंट और सर्वर के साथ काम कर रहा है। फिर वो उसके कुछ मेथड्स हैं वो पढ़ने होंगे हमें, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए, इसी को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, मतलब सर्वर पे जो काम करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, उसी को कहा जाता है। ये रहा लिखा हुआ, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज अ वेब सर्वर टेक्नोलॉजी। ठीक है, शेयर हो रहा है। इज अ वेब सर्वर टेक्नोलॉजी in which a user's request is fulfilled by running a script directly on the web server to generate dynamic web pages। ठीक है, तो JSP जो है आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हो जाती है सर्वर के लिए, जावा सर्वर पेजेस, JSP, उसका एक्सटेंशन भी .JSP होता है, वो हमें पढ़ना है। हमारे कोर्स में इग्नू ने जावा दे रखा है, JSP पढ़ना है। ठीक है, तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वो होती है जब आप सर्वर पे काम करते हैं और डायरेक्टली वहीं पर सारे लॉजिक्स वगैरह आपका रन होता है, तो वो कंसेप्ट आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाता है। It is usually used to provide interactive website that interface to database or other data stores। ठीक है, एक अच्छी वेबसाइट भी बन जाएगी आपकी और डेटाबेस से भी लिंक होगा। ऑब्वियसली डेटाबेस का ही तो सारा खेल है ना, यूजर का डेटा हम डेटाबेस में ही तो रखेंगे हमेशा के लिए। तो डेटाबेस में हम लोग डेटा रखते हैं उसका। ठीक है, एक्सएमएल वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा वो लिस्ट में एक्सएमएल भी था, वो लिख लेना उसको। तो एक्सएमएल वगैरह भी यूज करते हैं हम लोग, लॉजिक लगाते हैं उसमें भी डेटा स्टोर करते हैं अपना। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वेयर स्क्रिप्ट्स आर रन बाय व्यूइंग वेब ब्राउजर यूजुअली इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट आपका क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हो जाती है और जावा सर्वर पेजेस आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हो जाती है। मतलब आप लॉजिक भी लगा रहे हैं और आप पेज को रन भी करवा रहे हैं एक साथ, तो वो JSP में आप कर सकते हैं। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ टू सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग इज द एबिलिटी टू हाईली कस्टमाइज द रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब पेज का लुक बहुत अच्छा दिखेगा और पेज काम बहुत अच्छे तरीके से फ्लुएंटली करेगा आपका। ये इसका प्राइमरी मतलब इसका एडवांटेज होता है। यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको वो पेज दिखाई देगा। वो सारी चीजें आपका JSP के थ्रू हम कर सकते हैं, JSP, PHP या ASP तीनों के थ्रू हम कर सकते हैं। एक्सेस राइट और क्वेरीज इन द डेटा स्टोर्स। फॉर एग्जांपल, तीन चीजें बता रखी हैं, एक JSP होता है, एक PHP होता है और एक आपका ASP होता है। ठीक है, JSP यानी जावा सर्वर पेजेस, PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर और ASP होता है एक्टिव सर्वर पेजेस। जो .NET वगैरह में अगर आप में से किसी ने प्रोजेक्ट ली, जैसे PHP पे अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट लिया है अभी सर से,
तो आप php.php इसका एक्सटेंशन होता है, उस पर आप कोडिंग करेंगे और PHP और JSP सेम हो जाते हैं एक तरीके से। मतलब अगर आपने JSP सीख लिया तो PHP बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सिंटेक्स वगैरह सेम हो जाते हैं थोड़े PHP और JSP के। ASP थोड़ा सा अलग पड़ जाता है। अगर आप में से किसी ने .NET चूज किया होगा तो वो ASP पढ़ेगा आगे, ये होता है। अगर किसी ने JSP चूज किया होगा या जावा पे प्रोजेक्ट चूज किया होगा तो उसको JSP पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अगर किसी ने PHP चूज किया होगा तो उसको PHP पे प्रोजेक्ट बनाना सिखाया जाएगा। लेकिन ये तो सर्वर साइड का कंसेप्ट है। क्लाइंट साइड पे सारा वही यूज होता है, मतलब HTML सब पढ़ेंगे, आपका CSS सबको पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट आते हैं, आर्किटेक्चर्स की बात होती है नेक्स्ट, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। कौन कौन से आर्किटेक्चर्स यूज होते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो हम लोग स्टार्टिंग से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और MVC आर्किटेक्चर नया है, इस पे बनती है आजकल वेबसाइट, MVC पे, ठीक है। क्लाइंट सर्वर बहुत कम यूज होता है, क्लाइंट सर्वर से बेटर काम करता है आपका MVC आर्किटेक्चर। तो क्लाइंट सर्वर थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि ये तो करा हुआ है ऑलरेडी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। MVC नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वो नई चीज है। क्लाइंट सर्वर वही है भाई, वही सीन कि एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर पे, तो ये HTTP की रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट बनाकर और फिर क्लाइंट सर्वर को दे देता है, सर्वर पेज निकाल के या आउटपुट निकाल के फिर वापस से HTTP को देता है। तो HTTP क्या करता है, रिस्पॉन्स बनाकर वापस से क्लाइंट पर भेज देता है। ये वही सारी चीजें, एक क्लाइंट एक सर्वर, ठीक है। Client server is a software architecture model consisting of two different parts, client and the system. Client system and the server system both communicate over a network or on the same computer. दोनों अलग अलग कंप्यूटर पे भी कम्युनिकेट करते हैं और दोनों सेम पे भी काम करते हैं। हम लोग सेम पे काम करेंगे, ठीक है। मतलब जब क्लाइंट और सर्वर एक ही पेज पे हम बनाते हैं, एक ही सिस्टम के अंदर होता है हमारे पास, तो हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम ही उस टाइम पे वेबसाइट बनाएंगे ना हम लोग, तो हम ही वेबसाइट डिजाइनर भी होंगे या वेबसाइट डेवलपर भी हम ही होंगे, और उसी टाइम पे हम यूजर भी होंगे। तो क्लाइंट भी हम ही है, सर्वर भी हम ही है, तो वो जब एक ही सिस्टम पे होता है तो वो लोकल होस्ट कहलाता है। इन क्लाइंट प्रोसेस ऑलवेज इनिशिएट्स अ कनेक्शन टू द सर्वर, कनेक्शन बनता है हमेशा सर्वर के साथ। सर्वर प्रोसेस ऑलवेज वेट्स फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी क्लाइंट, तो सर्वर जो हमेशा क्लाइंट का वेट करता है कि क्लाइंट से कोई रिक्वेस्ट आएगी। ऑब्वियसली दो टाइप का, एक 2 टीयर और एक 3 टीयर। 2 टीयर में डेटाबेस भी इसी के पास था और जो एप्लीकेशन सर्वर है वो भी इसी के पास था। वो चीज चली नहीं तो 3 टीयर का कंसेप्ट है। 3 टीयर में मतलब एक तीसरा टीयर यहाँ डेटाबेस का लगा दिया, ठीक है। 2 टीयर पे आते हैं, ये रहा 2 टीयर। तो क्लाइंट सर्वर ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, आपने नेटवर्किंग पढ़ा होगा, उसमें भी पढ़ा होगा, आपने जावा पढ़ा है उसमें भी पढ़ा है, वही सारी चीजें इसमें भी लिखी हुई है अगेन। 2 tier client server architecture. In this user interface runs on the client and database is stored on the server. तो सर्वर पर डेटाबेस होता है, डेटाबेस सर्वर और वेब सर्वर एक साथ, और क्लाइंट पे तो क्लाइंट का काम होता है, यानी ब्राउजर का काम होता है। द एक्चुअल एप्लीकेशन लॉजिक कैन रन ऑन ईदर द क्लाइंट और द सर्वर, दोनों में से किसी पे भी रन कर सकते हैं। ये 2 टीयर। लोड पड़ा सिस्टम पे, कंसेप्ट पे लोड पड़ने लगा तो डेटाबेस को अलग निकाल दिया गया, तो बन गया वो 3 टीयर आर्किटेक्चर, ठीक है। 3 टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 3 वेल डिफाइंड एंड सेपरेट प्रोसेसेस। 3 अलग अलग प्रोसेस होती हैं इसमें। एक होता है आपका क्लाइंट यूजर इंटरफेस विच रन्स ऑन द यूजर कंप्यूटर, उसको क्लाइंट बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा होता है एप्लीकेशन सर्वर, बीच में एप्लीकेशन सर्वर लगा होता है। द फंक्शनल मॉड्यूल्स दैट एक्चुअली प्रोसेसेस डेटा, द मिडल टीयर रन्स ऑन द सर्वर एंड इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सर्वर, उसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। और तीसरा होता है डेटाबेस का सर्वर, द DBMS दैट स्टोर्स, उसको डेटाबेस सर्वर बोलते हैं, वो DBMS का कंसेप्ट को स्टोर करता है। ये रहा। तो अब इस पे लोड नहीं पड़ा, ये हैवी हो जाता था, पहले लोडिंग इस पे ज्यादा होती थी। फिर मशीन है, हार्डवेयर सर्वर है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। अब इसमें मशीनरी लगी हुई है डेटाबेस से रिलेटेड, तो अगर कुछ खराबी आ गई डेटाबेस में तो एप्लीकेशन सर्वर को भी चेंज करना पड़ता था, तो बहुत लोडिंग हो जाती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत थी।
तो इसलिए डेटाबेस का सर्वर अलग ही कर दिया गया। उसका एडवांटेज देखिए, द एडेड मॉड्यूलैरिटी, यानी जो हम लोगों ने ये ऐड किया, इट मेक्स इट इजियर टू मॉडिफाई और रिप्लेस वन टीयर विदाउट अफेक्टिंग द अदर टीयर्स। मतलब टीयर का मतलब होता है लेवल्स। अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो इसी को चेंज करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या अगर एप्लीकेशन सर्वर में कोई खराबी आ गई तो सिर्फ इसको चेंज करो, डेटाबेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो लिखा हुआ है विदाउट इफेक्टिंग द अदर टीयर। ठीक है। दूसरा, लोड बैलेंसिंग कर देता है एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर लोड अब नहीं पड़ता है। सेपरेटिंग द एप्लीकेशन फंक्शन फ्रॉम डेटाबेस मेक्स इट इजियर टू इम्प्लीमेंट लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंस होने लग गया आपका, नहीं तो पहले एप्लीकेशन सर्वर अपना भी काम कर रहा है और इसका भी काम कर रहा है। तो दैट्स इट, यहाँ क्लाइंट सर्वर मॉडल आपका खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा एमवीसी आर्किटेक्चर है, जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे को एजेक्स जो पढ़ा था ना मैम हमने, हाँ क्या पढ़ा था? अरे कहाँ हेलो चले गए? हाँ हाँ, मैम मैं अजय आप बोल रहा लॉग था आउट कर सकते हैं, हो गया टाइम, मतलब क्लास हो गई आज की। मैम उसके जो 2 पॉइंट लास्ट के थे वो मैम मेरे को समझ में नहीं आया था मैम। किसके मैं दो पढ़ पॉइंट रहा थे? था, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था मैम एजेक्स का। एजेक्स का 2 पॉइंट लास्ट का? अच्छा मैं देखूं जरा। यस मैम। कौन से चैप्टर में था एजेक्स? अच्छा ये रहा। तो इसमें क्या